हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहें, पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वैद्युत के क्षेत्र पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक उसी प्रकार से एक द्विध्रुव होगा जिसमें एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश होगा और उसकी कुछ लंबाई होगी। तो उसकी मध्य बिंदु से किसी दिए गए बिंदु पर हमको वैद्युत के विभव V का मान फाइंड करना होगा। जैसे हमने एक बिंदु आवेश के कारण अभी तक ज्ञात किया कि V इज इक्वल 1/4πε0 Q/R। किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब एक आवेश होता है तो उसके कारण। तो किसी द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं। तो किसी द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, वो गिवन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2 स्थितियां बनती हैं मुख्य रूप से, जो आपके सिलेबस में है वो 2 स्थितियां बनती हैं, ठीक है ना। एक जो स्थिति बनती है वो अक्षीय स्थिति बनती है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर एक ये क्या चीज है, माइनस क्यू आवेश है, सपोज कर लिया जाए एक माइनस क्यू आवेश है और इसकी कुछ लंबाई और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। तो अक्षीय रेखा का मतलब होता है कि इधर इस कहीं डायरेक्शन पर, ठीक है, कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, तो इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा। दूसरा ये होता है कि अगर इधर न ज्ञात करके हमको इसके परपेंडिकुलर मूल बिंदु से उतने ही दूरी पर अगर हम इसके परपेंडिकुलर हम वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव यहाँ P पर निकाला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, निरक्षीय बिंदु, ठीक है। अगर आप ऐसे निकालते हैं तो इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा पर या निरक्षीय स्थिति में। और इस रेखा के अंदिश, अगर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के अंदिश आप निकालते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। और एक मैं आपको और पढ़ाऊंगा कि किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु का मतलब वो अक्षीय भी हो सकता है, निरक्षीय भी हो सकता है, या किसी भी एंगल पर आपको निकालना हो तो हम कैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत के विभव या वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। और उसमें पहला हेडिंग लगाएंगे क्या चीज, अक्षीय स्थिति में। पहला हेडिंग आप लोगों का क्या होगा, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आपको उम्मीद करता हूं कि पिछला वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो अरविंद मिश्रा फिजिक्स सर्च करके आप लोग मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें जाकर के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो जरूर देखा, क्योंकि जानते ही हैं साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है ना। तो पीछे का जब पढ़े रहेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा और जरूर पढ़ा कर, ठीक है ना। अब चलिए अक्षीय स्थिति में, अब देखो जी क्या करते हैं वो, इसमें आप एकदम सिंपल मान लो कि मान लो ना कि यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है और यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इसकी लंबाई आप कितना मान लो, 2L। सपोज कर लो कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 2L है। और इसका मध्य बिंदु क्या है, वो है इस मध्य बिंदु से R डिस्टेंस पर, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब से फिगर बना। मैं बार बार बोलता हूं कि फिजिक्स में आप फिगर बनाओ, ज्यादा लिखो नहीं, समझो केवल। क्या कि ऐसे आप लिख सकते हो कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है। एक मिनट में फैन को ऑफ कर दूं। ठीक है ना। ये माना एक द्विध्रुव है AB है, एक द्विध्रुव है AB है जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है तथा इसकी लंबाई 2L है। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है, यानी कि P पर वैद्युत विभव की गणना आपको करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है ना, करनी है। अब देखो जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, वो एक बार
आप इस प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव निकाल लीजिए और एक बार माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव P पर निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद से जो आपका आंसर आएगा वही इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण आंसर आएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और भी यहां देखें, अगर हम ये पूछें कि B से यानी कि प्लस क्यू से P की दूरी क्या होगा, तो आप बताएंगे कि यह होगा R माइनस एल। कितना होगा? R माइनस एल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2l है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक दूरी l होगा और यहां से यहां तक भी दूरी l होगा, तभी तो टोटल दूरी l हुआ। अच्छा, हमको यहां से जो O से लेकर के P तक की दूरी है वो R है और O से लेके Q तक की जो दूरी है वो L है। तो हमको B से लेके P तक की दूरी केवल इतनी दूरी चाहिए ना। तो अगर हम टोटल दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे तो यही हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि टोटल दूरी है R और ये दूरी है L, तो R में से L को घटा दीजिए तो प्लस Q से P की दूरी पता चल गई। इसी प्रकार से अगर पूछो माइनस Q से इस P की दूरी क्या होगा, तो देखो O तक की जो दूरी है वो कितना है? R है। ठीक है, O तक की दूरी, यहाँ P से O तक की दूरी कितना है? R है। लेकिन अभी ये इधर भी तो आपको आना है ना, तो यहां से ये वाली दूरी कितना है? L। तो यानी कि जब R में आप L को जोड़ोगे बाबू तब जाके ये मिलेगा माइनस Q से लेकर के P तक की दूरी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो कि एक छड़ की लंबाई पूरा 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए पॉइंट ए है, बी है और ये कितना है? सी है। तो अगर मान लो कि ए से बी की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बी से सी की दूरी कितनी होगी? तो आप टोटल दूरी में से 10 सेंटीमीटर घटा दो तो दूरी पता चल जाती है ना। सिमिलरली ऐसे ही इसमें भी समझना है। ठीक है ना। तो ये आपको फिगर पहले समझ में आना चाहिए। अब करना क्या है, आप लिखेंगे, यहां लिख भी सकते हैं कि माइनस क्यू से, ठीक है ना, ऐसे माइनस क्यू से P की दूरी, P की दूरी कितना हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, या पहले प्लस लिख दीजिए, प्लस Q से P की दूरी हो जाएगा R माइनस एल व माइनस Q से P की दूरी। ठीक है, P की दूरी कितना हो जाएगा? R प्लस एल हो गया। अब आप एक बार क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो क्या होता है आप जानते हैं, इसको मैं V1 मान ले रहा हूं। तो V1 का मतलब आप पढ़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है? Q अपॉन R होता है। यानी कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q के जगह प्लस Q, R का जब आप वैल्यू रखोगे ना, तो R क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है? तो आवेश से उस बिंदु की दूरी होती है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। तो इस यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R माइनस एल। ठीक, इसी प्रकार से जब आप लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव यानी कि V2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह अब फिर क्या लिखेंगे आप? माइनस Q। ध्यान रहे, क्योंकि जो वैद्युत विभव होता है वह अदिश राशि है, इसलिए माइनस Q आवेश के कारण विभव माइनस होता है और प्लस Q आवेश के कारण विभव प्लस होता है। तो आप चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का Q हो जाएगा और बटे क्या चीज हो जाएगा? R से लेकर R और प्लस क्या हो जाएगा? L। क्यों? क्योंकि माइनस Q से जो P की दूरी है वह R प्लस L है। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां से यहां तक की दूरी तो R है, लेकिन यहां तक हमको निकालना है, तो इसी में L को आप जोड़ दो, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। समझ में आया क्या? तो आपने क्या किया कि एक बार प्लस Q आवेश के कारण निकाल लिया, एक बार माइनस Q आवेश के कारण लिखा। प्लस के कारण विभव प्लस होता है, माइनस के कारण विभव माइनस होता है। मेन आपका दूरी था जो कि आपने समझ लिया। फिर देखिए लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव,
ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव जो V होगा वो क्या होता है V1 प्लस V2। तो वैल्यू रख दीजिए, V1 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और ये हो जाएगा Q/R प्लस सॉरी क्या है R माइनस L है। और देखिए दूसरा जो V2 का वैल्यू है वो क्या है -1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q/R प्लस L है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद से जो भी आंसर आ जाए सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा V इज इक्वल, देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। तो यहां से बच गया 1/R माइनस L, और यहां से माइनस का 1/R प्लस L बचा, ठीक है ना। ये चीजें हम यहां से देखेंगे। फिर नेक्स्ट ये हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमको ये मिलेगा कि यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद से यहाँ देख लिया जाए। यहाँ जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा R प्लस L। देखिए R प्लस L का मल्टीपल विथ 1 तो R प्लस L हो जाएगा, और R माइनस L का जब मल्टीप्लीकेशन हम 1 के बीच करेंगे तो R माइनस L होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है तो चिन्ह बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का R और प्लस का L, ठीक है ना। ये देखिए क्या चीज हो गया, माइनस का ये R हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। और नीचे जब आप इसका लॉसन लेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस का L हो गया, ठीक है। फिर अब सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q होगा, और सॉल्व कर दीजिए तो ये देखिए R से ये वाला R क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का R माइनस का R बचा, ऊपर क्या बचा 2L, L धन L 2L, और नीचे हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह A माइनस B और यह A प्लस B, एक मिनट हम देख ले पूरा दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये R माइनस L और R प्लस L बन रहा है, इसलिए ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर हो गया। फिर देखेंगे तो यहाँ आप लोग देख पाए, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे कि V इज इक्वल ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप लिख सकते हो Q गुणे 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, या आप लिख पाएंगे V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं P बराबर होता है Q गुणे 2L, ठीक है। P बराबर क्या होता है, P क्या है किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करें, फिर इधर मिटाते हैं। इधर मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर भी देखें, एक बार और समझ लेते हैं। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया जिसके आवेश -Q व +Q है, इसकी लंबाई 2L है। माना कि बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, और अब देखेंगे तो +Q से P की दूरी आप लोग ऐसे लिखेंगे कि कैसे हो रहा है। फिर फाइनली आप एक बार -Q के कारण एक बार +Q के कारण बिंदु P पर निकाल दीजिए, और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देते हैं तो जो परिणामी आता है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट इसी में और भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो P है ना, इस P को हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा फिर देखिए, एक तो ये भी लग जाएगा यदि, अब इसमें कंडीशन है कि यदि L इज लेस देन R, यानी कि जो द्विध्रुव की लंबाई है वह इस दूरी R की तुलना में बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम L को छोड़ सकते हैं। और जब L को छोड़ेंगे तो आप फाइनली पाएंगे V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपान, ठीक है, P अपान, ये देखिए यहां से ये जो L स्क्वायर है ये हट जाएगा तो बचा क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम बताएंगे कि अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर वोल्ट होता है। बात सबको समझ में आ गया। हाँ, यदि और ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए है। और क्या चीज होता है, माध्यम हो, ठीक है, फॉर मीडियम, यानी कि माध्यम के लिए जो होता है, माध्यम के लिए आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, 1/4πε0 उसी वजह से एक के बढ़ा देते हैं और ये हो जाएगा P अपान आर स्क्वायर। के क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक नियतांक होता है। तो फाइनली हमको ये मिला कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का मान 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फार्मूले से हम ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से दूसरा जो आता है वो आता है निरक्षीय रेखा पर। दूसरा केस क्या आता है, निरक्षीय रेखा पर। तो जल्दी से इसको नोट करें और हेडिंग लगाएं, निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, दूसरा क्या लगाएंगे आप लोग, दूसरा हेडिंग लिखिए निरक्षीय रेखा पर, ठीक है, या निरक्षीय स्थिति में। इसका मतलब क्या है, जैसे बाबू ये मान लो ना, मान लिया जाए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जिसके आवेश -q व +q है तथा इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है, 2l है, ठीक। यानी कि अगर मध्य बिंदु O है तो यहां से ये वाली जो दूरी है L होगा और ये वाला भी दूरी क्या होगा, L होगा। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु O से भाई L इधर L इधर, तभी तो 2l बनेगा। अच्छा, अब मान लिया जाए कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O से इसके निरक्षीय रेखा पर, इसके निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। अच्छा, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि फिर वही है, ठीक है ना। क्या करेंगे आप कि एक बार -q के कारण P पर वैद्युत विभव निकाल दीजिए और एक बार +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अच्छा देखिए, प्रूफ करने के लिए ना बार बार आप लगाते हो, भूल जाते हो, उसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रूफ, किसी भी चीज का प्रूफ करने के लिए आपको स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग डांस सीखते हो तो उसमें स्टेप पता होता है, हाँ ये हाँ ऐसे करना है, ऐसे करता है। आप ये कोई नाटक करते हो तो उसमें स्टेप पता रहता है। इसी तरीके से ये फिजिक्स भी क्या है, नाटक है, ठीक है। और फिजिक्स में बार बार बोलता हूँ, अब जिसको एक बार बढ़िया से फिजिक्स समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, वो कभी फिजिक्स भूलेगा नहीं, ठीक है। बस आप लोग क्या होता है कि लिखने के चक्कर में ज्यादा रहते हो, आप समझो, कंसेप्ट समझो, ठीक है, याद नहीं करो। जैसे भी देखो, इसमें इसका स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप सीखो। स्टेप फर्स्ट है कि हम ऐसे मान लेंगे, फिगर बना लेंगे। अब हम ये मान लेंगे कि माना बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। दूसरा स्टेप ये आता है कि -q के कारण आप P पर वैद्युत विभव निकालिए। और जानते हो फंडामेंटल जी जो हम लोग पढ़े हैं ना, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बस वही वाला आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो अब क्या करोगे, एक बार -q के कारण P पर निकाल लीजिए और एक बार +q के कारण P पर निकाल लीजिए। अब विभव ना चूंकि अदिश राशि है इसलिए बीजगणितीय विधि से के द्वारा जुड़ेगा। देखो वैद्युत क्षेत्र था तो हमको उसको सदिश विधि के द्वारा जोड़ते थे, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आती थी। लेकिन इसमें क्या है, यह अदिश है इसलिए भी सिंपल प्लस वाला प्लस माइनस माइनस ऐसे जोड़ते हैं, केवल जोड़ते जाओ बीजगणितीय विधि के द्वारा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप ये आता है कि हम उसका कैलकुलेशन करें, बस। तो जैसे देखो ये फिगर पहला स्टेप में आ गया। दूसरा क्या है, अच्छा हमको P पर निकालना है, ठीक है, कहाँ निकालना है, बिंदु P पर। तो ये वाली दूरी हमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो दूरी आप लिखते हो V बराबर 1/4πε0 Q अपान ये जो R होता है विभव का सूत्र, तो ये जो आप R डिस्टेंस लिखते हो वह है उस आवेश से। जैसे मान लो यहाँ कोई आवेश है तो इससे
आर दूरी पर कोई बिंदु P है तो वहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। यानी कि जिस आवेश से आप जिस बिंदु पर वैद्युत विभव का गणना करना चाह रहे हैं उसके बीच की दूरी होती है। ये वाली दूरी हम नहीं लेते हैं, भले ही इसका जो वैल्यू है वो कितना है, आर है, कहेगा आपके सवाल में आर दूरी पर, लेकिन ये क्या चीज आपको जब निकालना होगा तो ये वाली आप दूरी लिखेंगे, क्योंकि प्लस क्यू से पी की दूरी ये है, न कि ये है। ठीक है, तो इसमें ये तो बहुत सिंपल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं या फिर ऐसे रहने दीजिए, लिख सकते हैं, फिगर बना लीजिए और लिखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q है तथा इनके बीच की दूरी 2l है या द्विध्रुव की लंबाई 2l है। माना इसके मध्य बिंदु O से इसके निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, अब लिखोगे कि -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव या विभव V इज इक्वल, या V1 कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q अपान किसके कारण निकाल रहे हो, माइनस के कारण निकाल रहे, पहले प्लस के कारण निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्लस के कारण निकालोगे तो दूरी क्या होगा भाई, आर होता है ना, अभी मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वही ना आएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, BP आप कह सकते हो, x भी मान सकते हो, क्या लिख देते हैं, BP हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से जब आप -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे V2 तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस के जगह q की जगह प्लस q की जगह माइनस q हो जाएगा, क्योंकि अब -q के कारण निकाल रहे हैं तो यह BP के अब दूरी क्या हो जाएगा, A से लेके P तक, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं AP। अब आप लिखेंगे कि अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव, तो आपको पता है कि लिखते हो V बराबर V1 प्लस V2, या फिर V इज इक्वल, V1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या चीज BP, ठीक है, BP, फिर V2 का वैल्यू है माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या चीज हो जाएगा, Q अपान AB हो गया। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, 1/, ये हो गया BP माइनस का 1/, इसको भी आप लिख सकते हो BP। अब आता है सर BP, ये तो ये भी है, क्यों आप BP लिखते हैं जी, क्योंकि AB बराबर जो होता है यहाँ के लिए BP के बराबर, सॉरी यहाँ जो यहाँ से गलत, यहाँ P लिख दीजिए, ठीक है, ये जो BP यानी कि जो BP के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई रेखा हो, ठीक है ना, और उसके मध्य बिंदु से कोई रेखा गई हो तो ये जो दूरियां होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी कि A से AP की बराबर हो जाएगा किसके, BP के, इसलिए हम AP की जगह भी BP लिख लिए। अब आपको पता है जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 0, यानी कि फाइनली V बराबर क्या आ गया, 0, यानी कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव 0 होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे, या आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, और एक और लगाएंगे अब कि किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना, पहले इतना कीजिए, हो गया। तो अब हेडिंग लगाएं आप लोग कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब तक हम लोगों ने स्पेशल केवल 2 कंडीशन पढ़ा, एक अक्षीय रेखा और एक निरक्षीय रेखा, जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए यह भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये कोई माइनस Q और प्लस Q आवेश वाला कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई
2l है। ठीक है, तो हमने ये देखा इसके कारण एक बार अच्छी रेखा पर यहाँ निकाला जाता था, एक बार यहाँ निकाला जाता था इसके लंबवत। लेकिन अगर मान लो कि किसी भी पॉइंट पे निकालना हो भाई, आप जब अच्छी रेखा करते थे तो थीटा बराबर क्या होता था, 0 होता था। ठीक है ना, और जब लंबवत करते थे तो थीटा बराबर क्या होता था, 90 अंश हो जाता था। तो केवल दो प्रॉपर, हम लोगों ने दो केस प्रॉपर वाले में सीखे, एक तो 0 अंश अक्षीय रेखा और एक क्या चीज, निरक्षीय रेखा या लंबवत रेखा पर, जो कि थीटा बराबर 90 पर। लेकिन अगर किसी भी बिंदु पर यानी कि किसी भी कोण पे अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे, उसके लिए ये होता है जैसे अगर मान लो ये यहाँ ना होकर के ऐसे है, कोई बिंदु यहाँ है P और ये वैद्युत द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा। बात सबको समझ में आ रहा है, थीटा कोण बनाता है। तो इस बिंदु P पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, वो निकालना होता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो P और ये r² आप जानते हो, आपको याद होगा कि किसी द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव होता है V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² होता है। बस करना क्या है आपको कि इसी में आप आगे cos थीटा लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दीजिए, cos थीटा लगा दीजिए, तो यह किसी भी बिंदु पर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा कि किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। एक चीज और भी, कमेंट बॉक्स में आज आप लोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है उसका सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनका HW यही है कि वो क्या करेंगे कि जैसे हमने विभव के कारण बताया, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है किसी भी बिंदु पर, उसका सूत्र आप लोग लिखेंगे जो कि पहले पढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, तो ये होता है। अभी देखो कैसे ये किसी भी बिंदु पर मान लो, ठीक है, इसकी कंडीशन यदि थीटा बराबर हो 0, थीटा बराबर क्या हो 0, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होता है, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, उस कंडीशन में v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया P/r²। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ये r होता है, यहां से ये जो डिस्टेंस है वही वाला क्या होता है, r होता है P, और ये हो जाएगा cos, और अक्षीय रेखा पर यानी कि थीटा बराबर क्या 0। फाइनली v इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P/r²। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 अंश का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और वैसे भी हम लोग जब प्रूफ किए हैं तो हम लोगों ने यही देखा कि वैद्युत विभव अक्षीय रेखा पर इतना होता है। इसी प्रकार से पहला हो गया ये। दूसरा कंडीशन आप ये कर सकते हो कि यदि थीटा बराबर 90 अंश है, थीटा बराबर 90 अंश कब बनेगा, मतलब ये या तो ऐसे हो तो 0, अगर यही वाला बिंदु ऐसे हो जाए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो इस कंडीशन में थीटा बराबर ये क्या होगा 90 हो जाएगा। और इसी को आप क्या बोलते हो, निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय रेखा पर। तो उस कंडीशन में बाबू जब आप लगाओगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए यहां से हो जाएगा P/r², और ये फिर कितना रखोगे cos 90 अंश। फाइनली v बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि cos 90 अंश का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो अगर cos 90 अंश का मान ये 0 हो गया तो इसका मल्टीपल करोगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी एंगल पे आप लोग निकाल सकते हैं, 30 अंश 45 अंश 60 अंश 20 अंश जो भी दिया रहेगा, आप थीटा का वैल्यू रखिए या फिर ऐसे फिगर दे देता है, ठीक है ना, ऐसे फिगर दे देगा तो उसके कारण भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये अच्छा एक जब ये भी न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक चीज और भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं कि अगर कोई निकाय, जैसे हम लोगों ने एक आवेश के कारण पढ़ा, दो आवेश के कारण, द्विध्रुव है तो दो आवेश के कारण, इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें n आवेश हो, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, तो उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करा फिर उसको पढ़ा जाए। तो आप लोग हेडिंग लगाएं, आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी कि कोई निकाय है उसमें बहुत सारे आवेश हैं। सपोज कर लो ना, सपोज ये कर लिया जाए कि इस तरीके से ये कोई निकाय है और इसमें आवेश है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, माइनस का Q3 है,
ठीक है। और इसी तरह माइनस का Q2 कर दो, प्लस का ये Q3 है, फिर ये मान लो कि Q4 है, इस तरीके से और भी है, मान लो यहाँ पर क्या है Qn है, ठीक है। इस तरीके से कोई आवेश है तो, और इस सभी के कारण इस बिंदु P पर, ठीक है, कहाँ बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी हो तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लिया जाए कि Q1 का जो P से दूरी है वो है R1, इसी तरह Q2 का जो P से दूरी है वो क्या है R2, इसी तरह Q3 का जो दूरी है वो क्या चीज है R3 है, इसी प्रकार Q4 का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा R4 है। इसी प्रकार से ये जो Qn का दूरी है यानी कि n आवेश इसी तरह मानते चले तो Q1 का जो है वो कितना है Rn है, ठीक है ना। यानी कि ये कोई निकाय, ये सपोज करो कि कोई सिस्टम है, निकाय है, और वह है उस पे कितने आवेश है Q1 Q2 Q3 अप टू n तक आवेश है। तो इस पूरे निकाय के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, उसके लिए एक रूल ये होता है कि नोट करें आप लोग, इसको हम कहते हैं, ये सुपरपोजिशन का रूल भी होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन का थ्योरी जो है वो ये होता है विभव के लिए कि किसी आवेशित निकाय या n आवेश से आवेशित किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस निकाय पर उपस्थित समस्त आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि आप एक बार इस Q1 के कारण P पर निकालिए, फिर Q2 के कारण निकालिए, और सभी को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। यानी कि इस कंडीशन में ये जो Vp होगा यानी कि बिंदु P पर जो वैद्युत विभव हो जाएगा वह देखिए, पहले मान लो Q1 के कारण, ठीक है, Q1 के यानी कि ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस इसी तरह क्या हो जाएगा Vn हो जाएगा, यानी कि Vp बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो हम इस आवेश के कारण यहाँ निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1, ठीक है। फिर ये देखो, अब हम किसके कारण Q2 के कारण, तो Q2 क्या है माइनस आवेश है, तो माइनस के कारण क्या होता है विभव माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस का ये Q1 ये हो जाएगा, फिर वही चीज कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा Q2 अपान क्या चीज R2, यहाँ से दूरी कितना है Q2 से P की दूरी R है। इसी तरह 3 पर आ जाइए तो प्लस का ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान क्या चीज हो जाएगा Q3 से P की दूरी कितना है R3। इसी तरीके से जितने आवेश होंगे, या आप ऐसे जनरली तौर पर लिख सकते हैं कि Vp इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन दिखता है, आप उसको नोट कर लीजिए। बाकी ये क्या हो जाएगा Q1 R1 माइनस का Q2 R2, फिर क्या हो जाएगा प्लस Q3 R3 अप टू इसी तरीके से क्या हो जाएगा Qn Rn हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी आवेशित निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम सब इससे रिलेटेड सभी प्रकार से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले जाते जाते कुछ सीख लिया जाए, कुछ नोट्स में देख लिया जाए कि क्या होता है। अभी 10 मिनट का वीडियो और चलिए बढ़ाया जाता है। जैसे अगर मान लो कि आपने ये देखा हो कि नोट में पहला नोट तो ये लिखेंगे कि अगर हम पूछते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वह होता है बिंदु आवेश के कारण। ऐसे लिखो, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है V वह दूरी के साथ इस प्रकार से निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा कि V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण ये पढ़ा। तो इसमें आप देख रहे हो ये चीज तो कांस्टेंट रहेगा, आवेश भी कांस्टेंट, केवल क्या बढ़ेगा दूरी घटेगा बढ़ेगा।
तो यहां से आप देख रहे हो ये जब कांस्टेंट हो गया, यानी कि फाइनली ये इसको हम लिखेंगे v इज एंटी प्रोपोर्शनल टू r। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, आवेश से दूरी जैसे जैसे बढ़ता है तो v का वैल्यू घटता है, लेकिन एकदम लीनियरली घटता है, ठीक है ना, ये लीनियरली घटेगा, यानी जैसे जैसे r बढ़ा। लेकिन इसी तरीके से अगर हम कहें द्विध्रुव के कारण, ठीक है, द्विध्रुव के कारण, ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण जो होता है वो किस तरीके से होता है, v प्रोपोर्शनल 1/r² या v इज एंटी प्रोपोर्शनल टू r²। देखो ये बिंदु आवेश के कारण इस प्रकार से, मतलब डायरेक्टली है r पे, और ये v का करोगे तो r² के कारण होगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव के कारण आपने पढ़ा 1/4πε0 p/r²। तो इसमें ये चीजें तो कांस्टेंट होता है, इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁹ और ये पूछा जाएगा कि p का वैल्यू, तो p भी तो कांस्टेंट होता है, बढ़ेगा केवल क्या, r, ठीक है। अब यहां से ये आता है कि अगर मान लो कि किसी द्विध्रुव के कारण आप r दूरी पर जाते हो और किसी बिंदु आवेश के कारण आप r दूरी पर जाते हो, तो वैद्युत विभव घटेगा कि बढ़ेगा? तो आंसर आपका होगा दोनों ही कंडीशन में घटेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे विभव घटेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके कारण अधिक घटेगा या किसके कारण कम घटेगा। तो ये देखिए, ये r² है, ठीक है ना, r² यानी किसके वर्ग है, इसका वर्ग है। जैसे अगर मान लो 2 गुना दूरी आप चले गए तो ये कितना घट जाएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 गुना घट गया, ठीक। और इसमें जब जाओगे तो 2 गुना जाओगे तो दुइये नहीं लिखोगे, तो ये फाइनली आप क्या चीज लिखोगे कि 2 दुइये मतलब आधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1/4 हो जाएगा। यानी कि किसी द्विध्रुव के कारण जब हम r दूरी पर जाते हैं तो वैद्युत विभव तेजी से घटता है अपेक्षाकृत किसी बिंदु आवेश के कारण उतनी ही दूरी पर जाने पर, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए। और भी देखो, यहाँ से एक डायरेक्टली सूत्र भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो कि पूछेगा, यहाँ से आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि v1/v2 बराबर ये क्या चीज हो जाता है, r2/r1। ये किसके लिए फार्मूला है, यह है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। जैसे कह देता है कभी कभी दूरी को आधी कर दी जाए तो विभव क्या होगा, तो वहां आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। या अगर v1/v2 बराबर लगाओगे तो यह r2² का स्क्वायर या r2/r1 का होल स्क्वायर लिख सकोगे। ये किसके लिए होता है, तो ये होता है द्विध्रुव के कारण, ठीक है, द्विध्रुव के कारण। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपसे समझा। जैसे मैं ये कर रहा हूं, कभी कभी डायरेक्ट सवाल दे देता है कि अगर दूरी दोगुनी कर दी जाए किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव भी है, यदि दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो वैद्युत विभव क्या होगा, तो वहां फार्मूला आप ये यूज करेंगे जहां v1 का वैल्यू जो दिया रहता है, v2 का वैल्यू आपसे पूछा जाता है, r1 का वैल्यू दूरी दिया रहेगा और r2 का वैल्यू जैसे 2 गुना कर दिया जाएगा तो 2r1, 3 गुना कर दिया या 3r1 आधा कर दिया जाएगा तो r1/2, ये होता है। इसी प्रकार जब द्विध्रुव के कारण कहेगा तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये और दूसरा नोट करने वाली चीज ये है, दूसरा आप नोट ये कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि क्या किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको, क्या कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, यानी कि इफ v इज इक्वल 0, तो क्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी 0 हो सकता है, ठीक है। 0 होगा कि मतलब हमेशा 0, अब समझा आपसे क्या कि यदि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है तो क्या यह जरूरी है कि वहां वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि तो यदि v बराबर 0 है तो E इज नॉट इक्वल 0 हो सकता है, ठीक है, मे बी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जब आप निकाल रहे थे v अक्षीय पर, सॉरी v निरक्षीय पर, ठीक है ना, v निरक्षीय पर तो आ रहा था v निरक्षीय कितना आया 0,
मतलब किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर v का वैल्यू क्या आया 0, तो वहां तो v बराबर 0 है। लेकिन जब आप पिछले वीडियो में निकाले थे ई निरक्षीय यानी कि उसी बिंदु पर उतने ही दूरी पर जब आप वैद्युत क्षेत्र निकाले थे तो आया रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ठीक है ना, ये चीज आया था। तो यहां आप देख रहे हो v तो उस पॉइंट पर 0 है लेकिन e का वैल्यू 0 नहीं है, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि जहां v 0 हो वहां e 0 होगा। अब क्या इसका वाइस वर्सा भी सही है, यानी कि इसका उल्टा सही है, यानी कि दूसरा कंडीशन ये आ सकता है। दूसरा देखा जाए, दूसरा कंडीशन ये होता है कि किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर E का वैल्यू 0 है। इस बार क्या है, V का वैल्यू नहीं, किसका वैल्यू 0 है, E का। यदि किसी बिंदु पर E का मान 0 है तो क्या उस बिंदु पर V का वैल्यू भी 0 होगा? तो भी अच्छा चलो करते हैं। ये बताओ, वो कोई खोखला गोला जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, अभी इसको नेक्स्ट आगे भी पढ़ाएंगे। तो अगर कोई खोखला गोला है और ये प्लस आवेश से आवेशित है तो इसके अंदर, किसी खोखले गोले के अंदर जो E का मान होता है वो 0 होता है, लेकिन V का जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं होता है। ये V का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, जहां r इस गोले का रेडियस होता है। तो यह भी जरूरी नहीं है कि यदि E बराबर 0 हो तो V बराबर 0 होगा। बात समझ में आया? यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है तो वहां वैद्युत विभव भी 0 होगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहां तक नोट करें, इसका बार बार रिवीजन करें, और जो भी कमेंट बॉक्स में अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, न अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, और कुछ कमेंट करें ताकि अगला वीडियो और अच्छी तरीके से बनाया जा सके। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, अभी हम 2 क्वेश्चन बताएंगे तो कवर तो हो जाएगा इस वीडियो में, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अभी तक जितना भी मैंने ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी फार्मूला हमने बताया, प्रूफ करवाया, उस हर प्रकार से कम 5-7 सवाल आपको लगवाया जाए। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन में जो भी, या कल जब भी डाउनलोड होगा, अपलोड होगा, तो आप लोग उसको देखेंगे। तब तक इसको देखते रहें। धन्यवाद।